और इधर जोशीमठ संकट के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड होता तो जोशीमठ के लोगों को विस्थापन के लिए भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो 125 करोड़ की इनकम भी होती, जिससे लोगों का दोबारा बसाया उन्हें जा सकता था। तो जोशीमठ विस्थापन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान। देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, मैं समझा नहीं पाया, मैं ऐसा योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना। उनका कहना था कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो जो विस्थापन है, जो जोशीमठ के लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो नहीं होती है। चलिए ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है, क्या तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाएंगे। जोशीमठ से पीपल कोटी से विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और देहरादून में क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जोशीमठ के लिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनोद का रुख करेंगे। विनोद, कहीं ना कहीं देखिए दरारें लगातार बढ़ती जा रही है। एक्शन के साथ साथ सरकार अब तैयारी कर रही है कि कैसे भी करके जो लोग हैं उन्हें विस्थापित किया जाए। कई सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। कौन कौन सी ऐसी मुख्य चुनौती है जो अभी नजर आ रही है सरकार के सामने विस्थापन के दौरान? आयुषी, देखिए सबसे कई ऐसी महत्वपूर्ण चुनौती हैं बिल्कुल सरकार के सामने, चाहे लोगों का विस्थापन हो या फिर जिस तरीके से घरों में दरार बढ़ रही है उसको रोकना हो। और उसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से कई ऐसे होटल्स हैं, मकान हैं जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई राज्य सरकार, जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। लेकिन एक चुनौती और है, जिस तरीके से लोगों का विस्थापन यहाँ पर होना है। करीब 259 ऐसे परिवार हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में सरकार विस्थापन कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कागजी कार्रवाई यानी लेखा जोखा पूरी तरीके से कोई तैयार सरकार की ओर से नहीं किया गया है। पीपल कोटी उसी क्षेत्र में है। पीपल कोटी में भी लोगों को बसाया जाएगा, लेकिन विरोध यहाँ पर स्थानीय लोगों का शुरू हो गया है और जितने भी लोग यहाँ पर बसाए जाएंगे उससे पहले यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं उनका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है ये खुला मैदान है जिसमें सरकार लोगों को बसाने जा रही है, लेकिन विरोध साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल गलत सरकार कर रही है कि इस तरीके से यहाँ हम किसी को बसने नहीं देंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, युवा भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो रोज़मर्रा के कामकाज के लिए यहाँ से निकलती हैं, जाती हैं। आंटी जी, आप बताइए, कुछ लोगों को बसाने की तैयारी यहाँ पर है, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग? हमारा कहना है हम ये फील्ड देंगे नहीं, हमारे बच्चों का खेल का है और हमारा मेला ग्राउंड है, हमारे यही है, सब हमारी ये धरोहर है। बिल्कुल हम देंगे नहीं, हम धरने में बैठेंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे इस फील्ड को। क्या आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे ये फील्ड को हम। ये हमारा बच्चों का खेल मैदान है, सबका खेल मैदान है इधर। हमारे गोबंड का ये। आप लोगों को कब पता चला कि लोग यहाँ पर बसने जा रहे हैं? हमको 2-3 दिन पहले से पता हो रहा है कि इधर बस रहे हैं लोग। आप क्या कहेंगे, विरोध कर रहे हैं इस चीज़? कर रहे हैं सब लोग, बिल्कुल नहीं देंगे लोग। आप क्या कहेंगे भाई साहब? और जिस तरीके से रोज़ आप खेलते हैं यहाँ पर, अब सरकार इस मैदान में लोगों को बसाएगी, किस तरीके से ये मैदान भी छूट जाएगा आप लोगों का? सर, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे ग्राउंड की बहुत कमी है। बड़ी मुश्किल से आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ग्राउंड है हमारे पास। उस पर भी अगर गवर्नमेंट यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रेसिडेंट लेके आएगी जोशीमठ के, तो फिर लोकल्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और हमारे जो युवा हैं जो यहाँ से खेल के जाते हैं, फुटबॉल होता है हमारे यहाँ पे, क्रिकेट होता है, तो उस पर भी बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध, देखिए लोगों का अपना अपना तर्क है। देखिए विरोध बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का दिख रहा है, लेकिन रवि, एक तरफ तो विस्थापन की तैयारी है जोशीमठ में लोगों की, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो जो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है सरकार को वो नहीं होता। कैसे देखा जाए पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को?
बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को सीधे तौर पर ऐसा देखा जा सकता है क्योंकि धामी सरकार ने ही देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर दिया था और उससे पहले जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने श्राइन बोर्ड की तर्ज पर ही यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड लाने की बात कही थी। इसका विरोध हम सब ने देखा कि बहुत ज़्यादा हुआ था। हालांकि आम लोग इसके विरोध में शामिल नहीं थे, लेकिन जो पंडा पुरोहित थे, जो समाज था, जो पंडित थे, उनका ही इस पर पूरी तरीके से विरोध था। पूरे धरना प्रदर्शन हुए और उस वक्त जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काफ़ी कोशिश की कि देवस्थानम बोर्ड को लाना चाहिए और इसके बहुत सारे किस तरीके के फायदे हो सकते हैं उनको गिनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो पंडा समाज है वो नहीं माना। इसके बाद जब धामी सरकार आई तो उन्होंने 2021 में इसको रद्द कर दिया और देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया। आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से वही बात कही है कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो आज जिस तरीके से जोशीमठ के हालात हुए हैं, वहां पर 125 से 150 करोड़ की जो इनकम इस वक्त होती, इस वक्त चारधाम यात्रा में, उससे जोशीमठ को आसानी से दूसरी जगह बसाया जा सकता था और किसी भी तरीके की दिक्कत जो है धनराशि को लेकर नहीं होती। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही मौजूदा सरकार पर ये सवाल खड़े किए हैं कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का फैसला उनका गलत था और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि वो उस वक्त लोगों को नहीं समझा पाए कि देवस्थानम बोर्ड का आखिर क्या महत्व है और इसके आने वाले वक्त में जो दूरगामी परिणाम है वो क्या हो सकते हैं। उन्होंने इस बात को अपना दुर्भाग्य भी बताया। खैर, इस वक्त जोशीमठ का जो संकट है वो सबके सामने है। सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे जो है वहां के लोगों को पुनर्स्थापन, राहत बचाव के कार्यों को अधिक से अधिक किया जा सके, जो सबसे बेस्ट जो वहां के लिए लोगों के लिए हो सके वो तमाम चीजें किया जा सके। इसके लिए 2 समितियां पहले से ही बनी हुई हैं जहां पर शासन स्तर पर यहां के लिए पूरी एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से पूरी जो ड्राफ्ट तैयार करके जोशीमठ को एक नया जोशीमठ बसाना है। लेकिन जिस तरीके से अब जहां पर बसाने की बात हो रही है, जो पीपल कोठी एक जगह उसमें से चिन्हित की गई है, वहां का जो विरोध है उन चुनौतियों से भी सरकार को निपटना होगा। एक बात जो हम लगातार कह रहे हैं कि 4 महीने बाद ही चारधाम यात्रा शुरुआत हो जाएगी। बद्रीनाथ का जो प्रवेश द्वार है वो जोशीमठ है। इस वक्त जो यहां से जो बाईपास हेलंग से बन रहा है उसके निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। जोशीमठ की जो सड़कें हैं, जो पुरानी सड़कें जहां से बद्रीनाथ की यात्रा होती है, वो धंस रही हैं। तो ऐसे बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं कि जोशीमठ के लोगों को बचाना है, वहां के लोगों को पुनर्स्थापित भी करना है और इसके साथ ही साथ चारधाम यात्रा को भी चलाना है। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा होनी चाहिए और इसके साथ ही जो सड़क मार्ग है वो दुरुस्त होना चाहिए। तो इस वक्त चुनौतियां बड़ी हैं, समय कम है, लेकिन सरकार की ओर से कोशिशें हैं कि तमाम इन चुनौतियों से निपट पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो सड़कें धंस रही हैं जोशीमठ में, जो बद्रीनाथ का हाईवे है और जिस तरीके से वहां पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। अब देखने वाली बात है जितनी भी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, उनका निपटारा कैसे करती है सरकार। बहुत धन्यवाद आपका भी रवि और विनोद, आपका भी तमाम बातचीत करने के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।